हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइकन जी के अड्डा एंड दिस इज पी के शर्मा। दोस्तों, जैसा कि पता हम लोग रेलवे एनटीपीसी का जनरल स्टडी यानी सामान्य अध्ययन का प्रीवियस ईयर का पेपर देख रहे हैं। और दोस्तों, आपका जो पेपर है ये 3 फरवरी 2021 को हुआ था और ये शिफ्ट फर्स्ट का है। और दोस्तों, ये सेट नंबर 57 है। इसके पहले दोस्तों 56 सेट का वीडियोज दिया जा चुका है, उसे जा करके देख लीजिए ताकि आप सिलेक्शन ले सकें। और दोस्तों, जो लोग चैनल पे नए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। दोस्तों, क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए। इसके पहले जो दोस्तों 56वां सेट था उसमें क्वेश्चन नंबर 31 जो था उस क्वेश्चन था ये पैसेज टू इंडिया। ये पैसेज टू इंडिया किताब के लेखक कौन थे? तो दोस्तों, इसके जो लेखक हैं उसमें बी ऑप्शन जो है वो सही है, ई.एम. फोस्टर। ई.एम. फोस्टर साहब थे, लेकिन मैंने गलती से उसका डी वाला ऑप्शन बता दिया है गुरनर मिल्डाल को, तो उसको गुरनर मिल्डाल को कैंसिल कर दीजिएगा। आप लोग बी वाले ऑप्शन को ध्यान रखिएगा, बी वाला उसका ऑप्शन सही है, ई.एम. फोस्टर साहब। तो इसको सही कर लीजिएगा 56 वाले सेट में जा करके और लिख लीजिएगा उसको, नहीं वरना फिर आप गलत दोबारा देखेंगे तो गलत ही पढ़ेंगे। तो इसके लिए दोस्तों मैं माफ़ी चाहूँगा। तो उसका बी वाला आंसर है, ई.एम. फोस्टर साहब ने लिखा था ये पैसेज टू इंडिया किताब को। ठीक है दोस्तों, हम आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है? तो दोस्तों वो होता है प्लाज्मा झिल्ली। अगला दोस्तों, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था कि इलेक्ट्रॉन एक धनावेशित गोले में धंसे हुए होते हैं। तो दोस्तों ये सिद्धांत दिया था जे थॉमसन ने। और दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखिएगा, जे थॉमसन ने ही इलेक्ट्रॉन का खोज किया था। किसका? इलेक्ट्रॉन का खोज। और दोस्तों रदरफोर्ड ने प्रोटॉन का खोज किया था, ये भी याद रखिएगा। और दोस्तों न्यूट्रॉन का जो खोज है वो चैडविक साहब ने किया था, चैडविक। तो याद रखिएगा ये तीनों फैक्ट। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया था, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक साहब ने किया था। और ये आपसे पूछा गया है, कभी भी पूछा जा सकता है। अगला दोस्तों, नैस्कॉम का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों नैस्कॉम का पूर्ण रूप होता है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी। और ये कई बार पूछा गया तो इसको भी रट्टा मार के रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा दुर्घटनावश या इरादतन रूप से डेटा के अनधिकृत व्यक्तियों के समक्ष प्रकटीकरण या अनाधिकृत संशोधन या नष्ट किए जाने से संरक्षण को संदर्भित करता है, यानी उसको बचाता है ताकि दूसरे के सामने वो डेटा प्रकट न हो सके। तो इसे डेटा सुरक्षा के नाम से जाना जाता है। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिए दुनिया का पहला मलेरिया वैक्सीन विकसित किया है? तो दोस्तों किसने विकसित किया है? उसका नाम है ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन। इसको याद रखिएगा दोस्तों, ये पहला वैक्सीन है दुनिया का मलेरिया का, इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये। तो ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन ने इसको विकसित किया है। अगला है दोस्तों, वायुमंडल में मौजूद इनमें से कौन सी गैस का उपयोग दहन, श्वसन एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड के निर्माण नामक तीनों प्रक्रियाओं में किया जाता है? तो दोस्तों ये जो होता है आपका ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का तीनों क्रियाओं में दोस्तों प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो इसको याद रखिएगा। अगला है दोस्तों, वैज्ञानिक और गणितीय उपयोग के लिए एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। तो दोस्तों ये जो होती है, ये फोर्ट्रान जो होती है ये उच्च स्तरीय भाषा होती है। किसके लिए? वैज्ञानिक और गणितीय उपयोग के लिए। और दोस्तों ये जो कोबोल है ये भी एक भाषा है, लेकिन ये जो फोर्ट्रान होता है इस भी एक कंप्यूटर भाषा है, लेकिन इसका उपयोग वैज्ञानिक और गणितीय उपकरण में किया जाता है। और दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये रिपीटेड भी है आपका एनटीपीसी का, तो इसको याद रखिएगा। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक बहुमुखी तत्व है जो सभी सजीवों और हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली कई चीज़ों का आधार बनता है? तो दोस्तों वो है आपका कार्बन। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको याद रखिएगा कि लगभग सभी जीव का जो निर्माण हुआ है वो कार्बन तत्व से ही हुआ है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें,
भारी जल के नामकरण का आधार क्या है? तो दोस्तों भारी जल के नामकरण का आधार क्या है? तो यह प्रोटियम के स्थान पर ड्यूटेरियम का उपयोग किया जाता है, जो हाइड्रोजन का अपेक्षाकृत भारी समस्थानिक है। दोस्तों ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है और इसके पिछले वाले सेट में मैंने 2-3 बार आपको बताया है कि भारी जल में किसका प्रयोग किया जाता है। भारी जल का सूत्र होता है D2O और ये D जो होता है ये हाइड्रोजन का समस्थानिक ड्यूटेरियम होता है। प्रोटियम के स्थान पे यहाँ पे ड्यूटेरियम का प्रयोग किया जाता है और वही क्वेश्चन आपसे पूछ भी लिया। इसलिए जो भी क्वेश्चन मैं डिस्कस करता हूँ दोस्तों, एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूँ जो, उसको ध्यान से सुनिए और ज़रूरत हो तो लिख भी लीजिए। अगला है दोस्तों जो लोग चैनल पर नया हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऑपरेशन विजय निम्नलिखित में से किस युद्ध से संबंधित है? तो दोस्तों ऑपरेशन विजय जो है ये कारगिल युद्ध से संबंधित है, कारगिल युद्ध से संबंधित है। और दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा, इसी क्वेश्चन में आपका कि कारगिल युद्ध कब हुआ था? तो ये 1999 में हुआ था और ये भी कई बार पूछा गया है। और इस समय जो युद्ध चला था इसके लिए ऑपरेशन विजय नाम दिया गया था। अगला दोस्तों, अखिल भारतीय खिलाफत समिति ने कब यह घोषणा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया कि किसी भी मुसलमान को ब्रिटिश भारतीय सेना में सेवा प्रदान नहीं करना चाहिए? तो दोस्तों ये जो किए हुआ था ये किया गया था, ये जुलाई 1921 में प्रस्ताव पारित करके किया गया था। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें, अगला क्वेश्चन दोस्तों, उस राज्य का नाम बताइए जहां सियांग नदी पर भारत के सबसे लंबे 300 मीटर सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंशन पुल का उद्घाटन किया गया था। तो दोस्तों वो था अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों ये उस समय का करंट का क्वेश्चन था। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप करंट में तैयार करके रखिएगा। कोई बड़ा ब्रिज बनता है, कोई बड़ा पुल बनता है, कोई सुरंग बनता है, तो इस तरह की चीज़ें आप याद रख के जाइएगा, ऐसे क्वेश्चन आप में बनते हैं। अगला दोस्तों, 1586 में द लिटिल बैलेंस ला बैलेंसिटा, द लिटिल बैलेंस ला बैलेंसिटा पुस्तक किसने लिखी थी? तो दोस्तों ये जो पुस्तक थी गैलीलियो गैलीली ने लिखा था। और दोस्तों ये पुस्तक जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो इसको याद रखिएगा। और दोस्तों यहाँ पे किताब का नाम आ गया तो फिर मैं आपसे कह दे रहा हूँ दोस्तों कि जो सेट नंबर 56 में किताब है ये पैसेज टू इंडिया, ये पैसेज टू इंडिया ये जो किताब है इसके लेखक जो हैं E.M. फोस्टर साहब हैं, फोस्टर साहब हैं, E.M. फोस्टर साहब हैं। इसके लेखक जो हैं गुरनान मिल्डार नहीं है, तो उसको सही कर लीजिएगा। सेट 56 में 31वां नंबर क्वेश्चन। और यहाँ पे जो क्वेश्चन है दोस्तों, द लिटिल बैलेंस जो है जिसको ला बैलेंसिटा भी कहा जाता है, इसके लेखक गैलीलियो गैलीली हैं। और ये भी क्वेश्चन जो है किताब काफ़ी पॉपुलर है और इम्पॉर्टेंट है, तो इसको भी रट्टा मार के लिखिए, ध्यान रखिएगा। अगला दोस्तों, विरासती कस्बे ओरछा को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया, यह शहर किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये जो आपका है ये 14 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों, इसका आंसर ये एमपी में पड़ता है। ये जो ओरछा इलाका है दोस्तों ये एमपी में पड़ता है। अगला है दोस्तों, इसी तरह से याद रखिएगा, कभी कभी आपसे पूछता है कि जो सांची का स्तूप है वो किस राज्य में स्थित है? तो वो भी एमपी राज्य में ही स्थित है, इसको याद रखिएगा और ये कई बार पूछा गया है। अगला दोस्तों, भारत की किस एकमात्र मुक्केबाज ने 6 बार विश्व मुक्केबाजी चैंपियन बनकर इतिहास रचा? तो दोस्तों मैरी कॉम ने 6 बार विश्व मुक्केबाजी चैंपियन जीता था। और दोस्तों इसी क्वेश्चन को घुमा करके आपसे पूछ लेता है कि मैरी कॉम किस खेल से संबंधित हैं? तो ये मुक्केबाजी से संबंधित है, तो इसको याद रखिएगा और ये पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, समाचार पत्र बंगाल गजट 1780 भारत का पहला समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों इसके संस्थापक थे J.A. हिक्की। और दोस्तों ये पहला है और ये कई बार पूछा गया है, तो इसको याद रखिएगा। दोस्तों इसी क्वेश्चन को घुमा करके पूछता है कि भारत में 1780 में प्रकाशित पहला समाचार पत्र J.S. हिक्की द्वारा था, उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था बंगाल गजट। तो दोनों तरीके से याद रखिएगा कि 1780
1780 में बंगाल गजट समाचार पत्र का प्रकाशन जे हिक्की ने किया था और ये भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र था। इसलिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको रट्टा मार के रखिएगा और ये पूछा गया है, फिर पूछा जाएगा। और दोस्तों जो लोग चैनल पर नए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से पश्चिमी तट में स्थित क्षेत्र का नाम बताइए। तो दोस्तों जो पश्चिम तट में स्थित है उसका नाम बताना है। तो पश्चिम क्षेत्र के उसको मालाबार क्षेत्र कहा जाता है। दोस्तों इस तरह से भारत की दक्षिण वाली स्थिति देखेंगे तो ये वाला जो हिस्सा आपका पूरा पड़ता है ये पूर्वी वाला हो गया, पूर्वी तट हो गया, और इधर वाला जो हिस्सा होता है ये पश्चिमी तट पड़ता है। तो ये आपसे पूछ रहा है कि पश्चिमी तट, तो इस वाले हिस्से को इसी को मालाबार तट कहा जाता है, और जो पूर्वी वाला हिस्सा है दोस्तों इसी को कोरोमंडल तट कहा जाता है, पूर्वी वाले हिस्से को। तो इसको ध्यान से समझ लीजिएगा मैप के साथ। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र तट ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला एशिया का पहला समुद्र तट बन गया? तो दोस्तों ये समुद्र तट जो बना था ये चंद्रभागा समुद्र तट था। और दोस्तों याद रखिएगा कि इस तरह के क्वेश्चन जो किसी को सर्टिफिकेट देने की बात हो गई, कोई जीआई टैग वाला क्वेश्चन हो गया कि किसी उत्पाद को जीआई टैग जो दिया जाता है, ऐसे क्वेश्चन करंट के बनते हैं और ये करंट का क्वेश्चन उस समय था। अगला दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा क्या कहलाती है? तो दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा को रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों याद रखिए एक्स्ट्रा फैक्ट के तौर पर ये जो डुरंड रेखा है ये वर्तमान में जो है ये भारत और अफ़गानिस्तान के बीच के कुछ हिस्से में है, भारत और अफ़गानिस्तान के बीच है, लेकिन इसका ज़्यादातर हिस्सा जो पड़ता है डुरंड का ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच पड़ता है, ये पाक और अफ़गानिस्तान के बीच में पड़ता है। लेकिन भारत का जो अफ़गानिस्तान का हिस्सा थोड़ा सा टच करता है भारत के साथ, वहाँ पे भी ये रेखा है। और दोस्तों इसमें ये याद रखिएगा ये जो मैनरहीन रेखा है ये जो है आपका ये पड़ता है रूस और फिनलैंड के बीच में, रूस और फिनलैंड के बीच में जो है दोस्तों ये मैनरहीन रेखा है। इसी तरह से दोस्तों हिंडनबर्ग जो रेखा है ये जर्मनी और पोलैंड के बीच है, जर्मनी और पोलैंड के बीच में है, और ये दोनों पूछा गया है आपके एग्जाम में, तो इसको याद रखिएगा। ये डुरंड रेखा भी, रेड क्लिफ रेखा भी। इसी तरह से दोस्तों पूछता है कि भारत और चीन के बीच जो रेखा है सीमा रेखा उसको क्या किस नाम से जाना जाता है? तो उसे दोस्तों मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है जो भारत और चीन के बीच में है। तो ये सारे पांचों फैक्ट याद रखिएगा और ये कई बार पूछा गया फिर पूछा जाएगा। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा केरल का एक पारंपरिक रंगमंच है जहां 8 दिनों में 8 नाटक प्रदर्शित किए जाते हैं? तो दोस्तों ये कृष्णाट्टम है। और याद रखिएगा ये कहाँ पे होता है कृष्णाट्टम? कृष्णाट्टम जो है पारंपरिक रंगमंच ये कहाँ पे है? ये केरल में है। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में समानता की अवधारणा को परिभाषित किया गया है? तो दोस्तों अनुच्छेद 14 में समानता की अवधारणा को परिभाषित किया गया है। दोस्तों याद रखिएगा अनुच्छेद 14 से जो 18 है ये आपके समानता का अधिकार है, और ये कई बार पूछा गया है, तो इसको याद रखिएगा। अनुच्छेद 14 से 18 समानता का अधिकार है, और अनुच्छेद 19 जो है दोस्तों ये स्वतंत्रता का आपका अधिकार है। दोस्तों ये क्वेश्चन 21 नंबर रट्टा मार के रखिएगा, ये सब क्वेश्चन आते रहते हैं आपके एग्जाम में। अगला दोस्तों, पूर्वोत्तर भारत की निम्नलिखित में से कौन सी झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है? तो दोस्तों लोकटक झील जो है ये पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और दोस्तों ये क्वेश्चन ये भी पूछता है कि ये लोकटक झील किस राज्य में है? तो दोस्तों ये मणिपुर राज्य में स्थित है, इसको भी याद रखिएगा और कई बार ये पूछा गया है। अगला है दोस्तों, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से राज्य में भारत के सर्वाधिक ग्रेफाइट भंडार हैं? तो दोस्तों भारत में सर्वाधिक ग्रेफाइट जो भंडार मिलते हैं वो अरुणाचल प्रदेश में मिलते हैं। अगला है दोस्तों, वर्तमान में इनमें से किस देश में अधिकतम संख्या में नाभिकीय रिएक्टर संचालित हैं? तो दोस्तों ये उस समय का करंट का क्वेश्चन था, तो वो समय यूनाइटेड स्टेट यानी कि अमेरिका में सबसे ज़्यादा संचालित थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे? तो दोस्तों आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? तो वो थे सीडी देशमुख। और दोस्तों आपसे ये क्वेश्चन ये भी पूछता है कि रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों
1934 के एक्ट के तहत 1935 में इसकी स्थापना की गई थी आरबीआई की, और 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो ये तीनों फैक्ट याद रखिएगा कि 1934 के एक्ट के तहत 1935 में इसकी स्थापना हुई थी और 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। और इसके पहले भारतीय गवर्नर जो थे, भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे। इसको याद रखिएगा और कि कई बार पूछा गया। दोस्तों जो लोग चैनल पे नया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको लाभ उठा सके। अगला दोस्तों, 1866 में भारतीय समस्या के बारे में चर्चा करने और भारतीय कल्याण के संवर्धन हेतु ब्रिटिश लोक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किसने किया था? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसे दादा भाई नौरोजी ने गठित किया था, दादा भाई नौरोजी ने। और दोस्तों एक बार ये भी इसी को घुमा करके पूछा था कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने कब किया था? तो 1866 में इन्होंने किया था। और दोस्तों इन्हीं की दादा भाई नौरोजी की एक किताब है अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये किताब कई बार पूछा गया कि इसके लेखक कौन है? तो दादा भाई नौरोजी हैं। अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसी में दोस्तों धन बहिर्गमन का सिद्धांत इन्होंने दिया था कि किस तरह से भारत का धन ब्रिटेन चला जा रहा है, तो इसको याद रखिएगा। अगला दोस्तों, संघ और केंद्र सरकार के खातों के संबंध में संवैधानिक शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? दोस्तों ये क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, ये क्वेश्चन काफ़ी 27 वाला इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि संघ और केंद्र सरकार के खातों के संबंध में जो संचित निधि होती है उसके बारे में संवैधानिक शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो वो सीएजी यानी भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा किया जाता है। और दोस्तों एक चीज़ सीधे सीधे आपसे इसमें ये भी पूछता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रावधान किया गया है? तो वो है दोस्तों अनुच्छेद 148, 148 जो है दोस्तों, इसी के तहत नियंत्रक लेखक महापरीक्षक यानी सीएजी के पद का प्रावधान किया गया है। और इसकी नियुक्ति कौन करता है ये भी आपसे पूछता है, तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं दोस्तों, इसको याद रखिएगा। अगला दोस्तों, कालिदास द्वारा लिखे गए नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला का पुत्र कौन था? तो दोस्तों शकुंतला का जो पुत्र था उसका नाम था भरत। और दोस्तों इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम की रचयिता कौन है या रचनाकार कौन है? तो कालिदास हैं। इसको कई बार ये पूछा गया है, तो इसको याद रखिएगा। अभिज्ञान शाकुंतलम हो गया, मेघदूतम हो गया, ऋतुसंहार हो गया, ये सब जितने किताबें हैं दोस्तों ये कालिदास की हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व विरासत स्थल के रूप में प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से किस स्थान पर हैं? तो दोस्तों अजंता की जो गुफाएं हैं ये औरंगाबाद में स्थित हैं। और दोस्तों आपसे ये भी पूछता है कि ये औरंगाबाद कहाँ स्थित है? तो ये औरंगाबाद जो है दोस्तों ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो दोस्तों चाहे अजंता की गुफा हो गई, एलिफेंटा की गुफा हो गई, ये दोनों जो हैं ये महाराष्ट्र में ही हैं। और दोस्तों ये कई बार पूछा गया है, तो इसको रट्टा मार जाइएगा और फिर आगे पूछा जाएगा। दोस्तों जो लोग चैनल पर नया हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज मिलता रहे। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चरमपंथी नेता के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों चरमपंथी नेता के रूप में जाना जाता है बाल गंगाधर तिलक को। दोस्तों आपने सुना होगा लाल बाल पाल, ये तीन शब्द हैं, लाल बाल और पाल। ये जो तीनों लोग थे ये चरमपंथी थे। लाल का मतलब हो गया लाला लाजपत राय, पाल का मतलब हो गया दोस्तों बिपिन चंद्र पाल, और लाल बाल का मतलब हो गया दोस्तों बाल गंगाधर तिलक, और पाल का मतलब हो गया बिपिन चंद्र पाल। ये तीनों लोग जो थे ये जो थे चरमपंथी नेता थे। बाकी इसमें जो देखेंगे दोस्तों, चाहे सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी हो गए, WC बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, ये चरमपंथी नेता नहीं थे, ये उदारवादी नेता थे। तो ये क्वेश्चन घुमा करके पूछता है, तो इसको जितना मैंने फैक्ट बताया उतना रट्टा मार के रखिएगा। तो दोस्तों ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियोज में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।